अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें आज का हमारा उन्वान है उर्दू में नसीह और सलीम की गुफ्तगू। नसूह और सलीम की गुफ्तगू ये असल में लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने। हम पिछले लेक्चर में डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का तारुफ काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपनी कौम के लिए इस्लाही नावल लिखे, जिसमें तौबातुन नसूह उनका नावल है, जिसमें तौबातुन नसूह मैंने लिखा है नावल है उनका, जिसमें उन्होंने अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया और उसके लिए उन्होंने चंद किरदार, नसूह, उसकी बीवी, उसके बच्चों का, एक घराने का उन्होंने मिसाल ले ली, उसकी उन्होंने सारी कहानी बयान की। असल में उन्होंने अपने बरसगीर की जो मुसलमान कौम थी उसको समझाने की कोशिश की। आज हम सबक नंबर 5 है ये हमारी दरसी किताब का, और ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। पहले हम तारुफ पढ़ चुके हैं, इसलिए ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नसर पारे की तशरीह कैसे करते हैं। हमारे जो बोर्ड का पेपर है उसमें पहला सवाल हमारा MCQs का आता है, दूसरा सवाल हमारा नज़म और गज़ल की तशरीह का आता है, और तीसरा सवाल हमारा नसर पारों की तशरीह का आता है। इसलिए जब हम तशरीह लिखने लगेंगे तो हमने यहाँ पर सवाल नंबर 1 या 2 नहीं लिखना। बोर्ड को जहन में रखते हुए, पेपर को जहन में रखते हुए हमने सवाल नंबर 3 लिखना है, क्योंकि बोर्ड में हमारा ये तीसरा सवाल होता है हर सूरत। आगे हमने नसर पारे की तशरीह की बजाय नसर पारों की तशरीह इसलिए लिखी है कि बोर्ड में आपको ये दो पैराग्राफ आते हैं, अलिफ और बे। इसमें चॉइस कोई नहीं होती, आपने दोनों पैराग्राफ करने होते हैं। दोनों पैराग्राफ 5-5 नंबर के होते हैं। आपके लिए दोनों लाजमी ये सवाल है, इसलिए आप लिखेंगे नसर पारों की तशरीह। उसके बाद आप लिखेंगे जुज अलिफ। अलिफ के बाद अगर आपने उस पैराग्राफ को ना भी लिखे कि ये कौन सा पैराग्राफ है, तो चेक करने वाला सिर्फ यहाँ पर जुज अलिफ देख के उसे समझ आ जाएगी कि ये पहले पैराग्राफ की तशरीह हुई है। मैंने आज जो आपको पैराग्राफ करवाने लगी हूँ नसूह और सलीम की गुफ्तगू का सबसे पहला पैराग्राफ है। और पैराग्राफ हमेशा मुकम्मल पैराग्राफ नहीं लिखते, उसके पहले 2-3 लफ्ज आज तो मियाँ बीवी में ये कोलो करार हुआ, तो मैंने सिर्फ पहले 3-4 अल्फाज लिख के आगे इस तरह आप लाइन ड्रा कर देंगे डॉट की, और एंड पे जहाँ पर आपका ये पैराग्राफ खत्म हुआ है वो वाले 3 से 4 अल्फाज वहाँ पर लिख देंगे जैसे ये पैराग्राफ खत्म हुआ है। अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है, तो अब्बा जान ने क्यों बुलाया है वो हम लिखेंगे। इससे ये अंदाजा हो गया कि हमारा कौन सा पैराग्राफ है। सारा पैराग्राफ लिखने में आपने वक्त ज़ाया नहीं करना। अब आप बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 3 लिखा, नसर पारों की तशरीह, पहले जुज अलिफ लिखा। उसके बाद अब हमारी नंबर गेम शुरू हो जाती है कि हमने नंबर कैसे हासिल करने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में क्या होता है कि सबक का उन्वान क्या है और मुसन्नफ कौन है। सबक का उन्वान है हमारा नसूह और सलीम की गुफ्तगू, ये हमारा 0.5 नंबर का है। मुसन्नफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी, ये भी 0.5, यानी ये दोनों 0.5 और 0.5 हमारा 1 नंबर यहाँ पर ही क्लियर हो गया। आगे लिखा है सिनफे अदब, तो ये एक नावल है, पिछले लेक्चर में डिटेल से मैं बता चुकी हूँ। मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू के पहले नावल निगार के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने जितने नावल लिखे वो मुआशरती और कौमी सतह पर मुआशरती एतबार से उन्होंने एक अहम असर डाला पूरे बरसगीर पर। सिनफी अदब है यह नावल। माखज कहाँ से अखज की है, तौबातुन नसूह से। दोनों चीज़ें आपकी इस किताब में लिखी हुई हैं। सफ़ा नंबर 31 पे लिखा हुआ है कि ये तौबातुन नसूह से लिया गया है। नसूह असल में यह इस नावल में बाप का किरदार है, और उसने अपने जो तौबा खुद की और बच्चों की इस्लाह की, उस हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद ने तौबातुन नसूह इसका नाम रख दिया। हमने ये हमारा 1 नंबर क्लियर हो गया, मुसन्नफ का नाम और सबक का उन्वान। उसके बाद हम आएंगे खत कशीदा अल्फाज की तरफ। खत कशीदा अल्फाज लाजमी करने हैं। कहानी की जो रीडिंग है और पढ़ाई है, इसे बार बार पढ़ें। उससे कुछ अल्फाज तो वैसे ही आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको अल्फाज की समझ आ जाती है, इनके मानी क्या हैं। जिनकी समझ ना आए उनके मानी आप याद करें, यहाँ मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगी।
तो एक पैराग्राफ में कम से कम 4 खत कशीदा अल्फाज होते हैं। उन चारों अल्फाज को आपने उनके मानी लिखने हैं। इस पैराग्राफ में अल्फाज दिए हैं कौलो करार, अहद या वादा वाइद। अहद करना, बातचीत करना, वादा करना, बाला खाने, ऊपर वाली मंजिल या छत। बाला कहते हैं ऊपर, खाना कहते हैं कमरे को, ऊपर वाली छत पर ऊपर वाला कमरा। आगे तलब, तलब का मतलब है ख्वाहिश, तलाश या बुलावा आना, बुलाया जाना। नौकरानी आकर बताती है, मुलाजमा आकर बताती है सलीम को कि आपके वालिद आपको बाला खाने में यानी ऊपर वाले कमरे में बुला रहे हैं। बरस का मतलब होता है साल। इसमें इनकी सलीम की उम्र बताई गई है कि वो कम से कम 9-10 वर्ष का है। यहाँ पर हमारे 2 नंबर क्लियर होंगे। 2 नंबर कैसे होंगे कि 4 हमारे अल्फाज मानी है 0.5 यानी चारों का 0.5 के हवाला से ये हमारे 2 नंबर यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अगर हमारा सबक का उन्वान और मुसन्नफ का नाम क्लियर है, दुरुस्त हमने लिखा है, 1 नंबर वहाँ हमें मिल गया। अगर हमारे 4 अल्फाज मानी है, 4 के 4 हमने दुरुस्त लिखे हैं, हमारी अपनी जुबान है, हम दुरुस्त लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 नंबर क्लियर हो गए, यानी 1 और 2 3 हो गए। दोनों पैराग्राफ के हमने ये वाला पोर्शन क्लियर कर दिया तो 6 नंबर 10 में से हमारे यहीं पर क्लियर हो गए। अगले 2 नंबर जो हैं वो है हमारी तशरीह के। तशरीह में पहले हम लिखेंगे मौका महल या सियाको सबाक। आप बच्चे पूछते हैं सियाक क्या है और सबाक क्या है, मौका महल क्या है। इससे मुराद सिर्फ ये है कि आपने जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उससे पहले क्या हुआ, वो कहानी के शुरू से लिया गया, दरमियान से लिया गया, एख्तिताम से लिया गया। आपने सिर्फ वो यहाँ पर 3 से 4 लाइन में बता देना है। इसका मौका महल क्या है कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो सबक के आगाज से लिया गया है, शुरू से लिया गया है, पहला ही पैराग्राफ है। इसलिए हम लिखेंगे कि दरसी किताब के शुरू से, या हम लिखेंगे आगाज से। आगाज से ये पैराग्राफ लिया गया है। यहाँ पर नसूह यानी घर में जो वालिद का किरदार है वो अपनी बेटे को सलीम को बुलाता है, मुलाजमा जाकर पैगाम देती है और सलीम घबराता हुआ पहले अपनी वालदा के पास जाता है, पूछता है कि आपको कुछ पता है। ये आपने सिर्फ मौका महल बयान कर देना है, यहाँ आपने तशरीह करने नहीं बैठना, सिर्फ मौका महल की ये इस सबक के किस हिस्से से लिया गया है और इसमें मौका महल क्या है, इसमें क्या बातचीत हो रही है या माहौल उस वक्त क्या कह रहा है। आगे हम अब आएंगे तशरीह की तरफ। अब तशरीह ये सियाको सबाक और तशरीह मिला के ये है 2 नंबर के। यहाँ 3 नंबर पीछे हमने डिस्कस कर लिए, अब आगे 2 नंबर है। तशरीह करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नसर पानों की तशरीह है टोटल वो होनी चाहिए एक जुज के 2.5 सफ़े की, दूसरी जुज की भी 2.5 सफ़े की, यानी सिर्फ नसर पानों की तशरीह के लिए हमें 5 सफ़े कम अज़ कम हमने लिखने हैं। जब हम स्टेप वाइज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो आप आसानी से 5 सफ़े आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अब तशरीह की तरफ जब हम आते हैं तो तशरीह में हमने क्या लिखना है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो तशरीह के लिए जो पैराग्राफ होता है उससे एज इट इज़ उसी तरह लिख देते हैं, या उसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उन्होंने चूँकि पीछे भी मानी लिखे होते हैं उसमें सिर्फ मुश्किल अल्फाज के मानी को तब्दील करते हैं तो वो लिख देते हैं। उससे कहते हैं सादे तरीके से सिर्फ मतन को लिख देना, हाँ उसके मानी तब्दील करके उसे कहते हैं सलीस, यानी आसान लफ्ज़ों के साथ लिख देना। वो तो हमने ये तशरीह करनी है, सलीस नहीं करनी। तशरीह क्या है? अब सलीस जब हमने नहीं करनी, हमने तशरीह करनी है। तो तशरीह से मुराद है कि हम उसमें जो अहम फ़िक्रे हैं, अहम सतरे हैं जो उसमें, उनकी वजाहत करें। अहम जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी वजाहत करें कि असल में डिप्टी नज़ीर अहमद कहना क्या चाह रहे हैं, वो अपनी कौम को, अवाम को सबक क्या देना चाह रहे हैं इस किरदार के हवाले से, सलीम के हवाले से, उसके बाप के हवाले से, नसूख के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हमने उन पॉइंट्स की वजाहत करनी है और वजाहत करनी है अपने अल्फाज में।
तशरीह में क्या हमने करना है कि अहम पॉइंट्स की वजाहत करनी है और कैसे करनी है, अपने अल्फाज में करनी है। और तशरीह की तवालत क्या हो कि एक पैराग्राफ है तो उस एक पैराग्राफ को, एक सतर को हमने 3-3, 4-4 लाइन में उसकी तशरीह करेंगे। तो एक पैराग्राफ की हमारी 3 से 4 पैराग्राफ तो यहीं पर उसकी तशरीह हो जाएगी। इस तरह हमारे 2.5 सफ़े मुकम्मल होंगे। पहला सफ़ा हमारा हवाला मतन और खत कशीदा अल्फाज के मुतल्लिक यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे जो 1.5 सफ़ा होगा वो आएगा हमारा तशरीह के हवाले से। अब हमारा ये जो पैराग्राफ है, आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। तशरीह में हम लिखेंगे कि सुबह का वक्त है, बेदारा से मुराद है उठाने वाला, बेदार होता उठाने वाला। मुलाजमा जो सुबह बच्चों को उठाती है उसको उसका सलीम का बाप नसूह पैगाम देता है। अपने तशरीह में लिखना है, अपने अल्फाज में। नसूह से पैगाम देता है कि मेरे बेटे को बुलाकर लाओ। वो जाती है नीचे वाली मंजिल पर, जाकर उस बच्चे को उठाती है जिसका नाम सलीम है। उसे कहती है आज तो हम पहले लाइन सतर की तशरीह करते हैं। आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। कौलो करार यानी वादा वाइद क्या हुआ है, अहद क्या हुआ है कि नसूह चूंकि हैजे की बीमारी से गुजरा है, उससे ख्वाब में उसने क़यामत का मंजर, मौत के बाद का मंजर देखा है। वो जब उठता है तो वो कहता है कि मेरी जो औलाद है वो किस तरफ जा रही है, ये मजहब से दूर होती जा रही है। अपनी बीवी को बुलाता है, उसे कहते हैं कि आओ दोनों मियाँ बीवी अपने में बच्चों को मजहब की तरफ लेकर आए। इन्हें नई नस्ल को ऐसे परवान चढ़ाएं कि मेरी तरह, जैसे मैंने ये ख्वाब में मौत का मंजर देखा है, इसी तरह अगर उन पर यह वक्त आ जाए तो उन्हें घबराने की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। तो कहते हैं कि आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हो, ये कौलो करार हुआ कि आओ दोनों मियाँ बीवी बच्चों की इस्लाह करते हैं। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए, बालाखाने पर मियाँ बुलाते हैं। अभी छोटा बेटा जिसकी उम्र कम अज कम 9 से 10 साल है वो सोया हुआ है, वो खुद ब खुद नहीं उठता, उसे उठाया जाता है। और उसे उठाने के लिए जो मुलाजमा आती है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उसका नाम भी बेदारा रखा है, यानी बच्चों को उठाने वाली। ये मुलाजमा आकर उसे उठाती है, कहती है कि वे आप मियाँ उठो, यानी बेटे आप उठो, जाकर साहबजादे से मुराद है बेटा। यहाँ मैं लिखूंगी साहबजादे कहते हैं बेटे को, बरखुरदार यानी बेटा आप उठे, आपके वालिद आपको बालाखाने पर ऊपर वाले हिस्से में बुला रहे हैं। अब वो जब बच्चा 9-10 साल का है वो अचानक हड़बड़ा कर उठता है, और ये जब उसे में पैगाम मिलता है कि माँ की बजाय बाप उठा रहा है। और इस नावल में बताया गया है कि बाप का थोड़ा सा रोब दबदबा है, और बाप ज़्यादातर अपने एक काम में अपनी जॉब के हवाले से मसरूफ़ रहता है, और ज़्यादातर उस घर में भी नहीं, एक उनका और बाहर वाला मकान है वहाँ पर रहता है, घर में वो कम रहता है। और जब आता है तो वो पढ़ने लिखने में अपनी फाइल्स के साथ अपने काम में मसरूफ़ होता है। बच्चों को ज़्यादातर उनकी वालदा डील करती हैं। तो जब वो बच्चा अपनी तलब की खबर सुनता है, अपने बुलावे की सुनता है कि मुझे मेरे वालिद ने उठवाया भी है और बुलाया भी है, तो वो घबरा कर उठ खड़ा होता है, उसकी नींद गायब हो जाती है, और जल्दी से मुंह हाथ धोता है, अपनी साफ सुथराई करता है, और सीधा बाप के पास नहीं जाता बल्कि कहाँ जाता है, जल्दी से हाथ मुंह धो, माँ से आकर पूछने लगा। अब माँ एक साफ कार्नर होता है बच्चों के लिए, एक नरम गोशा होता है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाता है, जाकर पूछता है कि मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से मुझे फौरन इस तरह अचानक उठाकर तलब कर लिया जाए, बुला लिया जाए। तो वालदा क्या आपको पता है कि वालिद साहब ने मुझे क्यों बुलाया है? अब वालदा को सब पता है। एक दिन पहला हमारी क्या है, आज तो यानी एक दिन पहले हो चुकी हुई है उनकी गुफ्तगू। अब अगले दिन सलीम को उठाया जा रहा है, तो इसलिए वालदा को सब कुछ पता है। वो वालदा से पूछने आया है, तो वालदा आगे से क्या कहती है, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया? वालदा से वो पूछ रहा है, लेकिन वालदा उसके साथ फिर हत्ता कि ये कहता है कि आप मेरे साथ आए। तो वालदा उसे क्या कहती है कि आप जाए, कि मेरे पास मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में सोई हुई है, इसलिए आप जाएं, जाकर खुद पूछे। उसके रीज़न ये है कि माँ को पता है ये अपने बाप के पास जाएगा, वो बड़े प्यार से इसे समझाएंगे जो बातें समझाना चाह रहे हैं,
और कम उम्र में वो बातें समझते हुए ये बहुत अच्छी तरबियत इसकी हो जाएगी। इसलिए इस पैराग्राफ के ये यहाँ पर हम एक पूरा 1 से 1.5 सफ़ा, एक एक लाइन की 3-3, 4-4 लाइनें जब हम तशरीह करेंगे तो ये 1.5 सफ़ा इसकी तशरीह बन जाएगी और हमारे 2 नंबर क्लियर होंगे। यहाँ हमारा 1 नंबर हवाला मतन का, अल्फाजमानी में 2 नंबर और तशरीह में हमारे 2 नंबर, यानी 5 नंबर यहाँ पर क्लियर हुए। 5 नंबर जुज़ अलिफ के, 5 नंबर जुज़ बे के, 10 के 10 नंबर यहाँ पर हमारे क्लियर होंगे। सिर्फ आप थोड़ी सी वजाहत के साथ जब तशरीह करेंगे और उसके लिए पैराग्राफ को बार बार पढ़ना ज़रूरी है। हमारे पास अभी वक्त है, एग्जाम में हम कहानी को बार बार पढ़ेंगे तो हमारी ये तशरीह बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी अपनी कौमी ज़ुबान है उर्दू। आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आपको इस तशरीह के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।